इस इलाके के डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, दादरी विधानसभा से हमारे विधायक भाई सोमवीर सांगवान जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, संगठन मंत्री, क्योंकि मैं संगठन मंत्री का मान सम्मान अपने संगठनों में जानता हूं। मैं भी संगठन मंत्री 1994 से लेकर 2002 तक हरियाणा प्रांत का संगठन मंत्री रहा हूं। आप लोगों का प्यार उस समय मिला है, आज भी उससे ज्यादा प्यार मिलता है। तो आज हमारे जो संगठन मंत्री हैं श्री रविंद्र राजो जी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अच्छे संगठन कला को जानने वाले हमारे नेता हैं। इस पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री अजय बंसल जी, जिले के प्रभारी डॉक्टर अरविंद यादव जी, हमारे मेयर इस शहर के प्रथम नागरिक जिनको हम कहते हैं श्री मनमोहन गोयल जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री अजय गौड़ जी, नेता हमारे महम विधानसभा से, बहुत ही खरांट नेता है, मजबूत नेता है, इतने मजबूत हैं कि बड़े बड़े लोग इनसे घबराते, श्री शमशेर खरकड़ा जी, कलानौर के हमारे नेता श्री रामतार वाल्मीकि जी, गढ़ी सापला क्षेत्र के हमारे पूर्व प्रत्याशी, उधर की जहां के नेता श्री सतीश नांदल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जिस रोहतक की धरा में ये रैली हो रही है, ये भी एक ऐतिहासिक धरा है। यानी बहुत प्राचीन समय से इस धरा का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत पुरातन यहां का इतिहास है। और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जाट संस्था, ये हमको दीनबंधु छोटूराम जी उनकी याद दिलाती है। वो भी एक ऐसे किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, दीनबंधु इसीलिए उनको कहा, जिनका जन्म इस रोहतक जिले में ही हुआ, यहीं से उन्होंने अपना नेतृत्व किया। ऐसे हमारे दीनबंधु जी को आज सबसे पहले मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे हमारे स्थान का महत्व होते हुए और रोहतक में मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा की एक राजनैतिक राजधानी अगर किसी शहर को कह सकते तो रोहतक है। रोहतक बड़े बड़े नेताओं का ये हमारा स्थान रहा है। यानी प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत लाल जी शर्मा, वो भी रोहतक के ही थे। और उसके बाद अगर राजनीति के भीष्म पितामह भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं कहूं, डॉक्टर मंगल सेन जी, जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, वो भी अपनी इस रोहतक के ही जमीन के हमारे कितने सुयोग्य नेता थे। और मैं तो ये कह सकता हूं कि सौभाग्य मेरा भी है कि मेरा जन्म रोहतक जिले के निंदाना गांव में हुआ है। मेरी पढ़ाई बनियानी गांव में हुई, भाली आनंदपुर गांव में हुई, और कॉलेज की पढ़ाई यहीं पास में बिल्कुल 2 किलोमीटर पर है, पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय में हुई। मैंने अपना जीवन यहां रोहतक में बहुत समय तक बिताया है, गली गली से मेरा परिचय है। यहां के लोगों से जो प्यार मिला है मैं उसको भूल नहीं सकता। तो रोहतक का अपना एक इतिहास है, इस रोहतक के प्रति सबका लगाव है, मेरा भी लगाव है। बहुत बातें कही गई, आज आए हैं, क्या क्या करके जाएंगे, क्या नहीं करके जाएंगे, करना तो सबसे बाद में ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि पहले अपनी बात कहूंगा। अगर पहले वो सब कर दिया तो फिर पता नहीं आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे। लेकिन मेरे मन में कुछ विचार हैं, उन विचारों को जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पिछले 7.5 साल में
आज ठीक 7.5 साल हो गए हमको सरकार चलाते हुए। 2014 से हमने शुरू किया था और उस समय तय किया था कि हमने जो पुराने यानी पुरातनवादी जो सिस्टम है, रूढ़िवादी जो सिस्टम है, लकीर के फकीर चल के आए सरकार चलाई चले गए, आए सरकार चलाई चले गए, अगर ध्यान किया तो केवल अपना, अपने परिवार का, अपनी मंत्रिमंडली का, अपने पार्टी के लोगों का इतना ध्यान किया, जनता का ध्यान कभी किसी ने नहीं किया। और हमने आते ही कहा था कि हम हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे जैसे परिवार की सेवा की जाती है। ये 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, इसकी हम सेवा करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे। और इस 7.5 साल के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी इलाके के साथ, किसी विधानसभा के साथ कोई हमने भेदभाव नहीं किया, किसी जाति वर्ग के साथ नहीं किया। हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है तो हरियाणवी सब भी एक हैं। नहीं तो सबसे पहले ये राजनीतिक आदमी जातियों में बांट देते हैं, ये इस जाति का है, ये जाति के वोट इसको मिलेंगे, इस जाति के वोट इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, वोट बैंक बना लेते हैं। हमने कभी वोट बैंक की चिंता नहीं की। बहुत लोग हमको सुझाव देते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपने कौन सा वोट बैंक बनाया। मैंने कहा मैंने वोट बैंक नहीं बनाया, हरियाणा की जनता ये सब के सब, इनको मैं प्यार करता हूं और ये मुझे प्यार करते हैं, ये सब हरियाणा के लोग मेरे साथ हैं, ऐसा मेरा दावा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ट्रांसपेरेंसी की बात हमने कही थी, पारदर्शिता, कि जो काम सरकार करे सबको पता होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के करेंगे, ये भी सबको पता होना चाहिए। हमने पहले नौकरियों में मिशन मेरिट किया कि मेरिट के ऊपर नौकरी देंगे। बहुत लोग नाराज हुए कि हम अपनों को कैसे नहीं, अपनों को भूल जाएंगे, अपनों को नौकरी नहीं देंगे क्या। मैंने कहा भाई जिसको नौकरी मिल जाए उसी को अपना बना लेना, वो अपने ही हो जाएंगे सारे। पहले हम अपना बनाएंगे फिर नौकरी देंगे, इसकी बजाय पहले जिसको नौकरी मिलेगी, या मिलेगी क्या, जो नौकरी हमसे लेके जाएगा, क्योंकि मेरिट तो उसकी है, वो हमसे नौकरी लेके जाएगा, उसको अपना बना लेंगे जाके। हाँ भी तुझे नौकरी मिली है, तुझे ठीक ठाक है कि नहीं, चिंता तो नहीं है। और विश्वास कितना बना। पहले राजनीतिक पार्टियों के लोग, नेता अपने इलाके के 10, 20, 25, 50 लोगों को नौकरी दिलाते थे, लेकिन नाराज कितने होते थे। जिसको नहीं मिलती थी वो सारे नाराज होते थे। आज जब मेरिट पर नौकरी मिलने लगी है तो जिसको नौकरी मिली है वो तो खुश होगा ही, लेकिन जिसको नहीं मिली वो भी कहता भाई बात ठीक है, जिसको नौकरी मिली वो होशियार लड़का था, क्योंकि उसको तो पता ही है कौन आगे था, कौन होशियार था, उसको भी नाराजगी नहीं होती। तो इसलिए सब प्रसन्न है। ये बदलियों का भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता था। क्या मास्टर लगे रहते थे, हम तो देखते थे, रामविलास शर्मा हमारे शिक्षा मंत्री होते थे, उनका कमरा भरा रहता था। और तभी मैं उनको कहता था इतने लोगों को भरने के बजाय एक नीति बना दो। नहीं बना पाए उस समय, लेकिन अब हमको अवसर मिला, हमने पॉलिसी बनाई, ट्रांसफर पॉलिसी, स्थानांतरण नीति, कि जो सीनियर है उसकी मर्जी से वो जहां जाना चाहता वहां जाएगा, उसके बाद उसका जूनियर, उसके बाद उसका जूनियर, बारी तो सीनियर की पहले आनी चाहिए। तो आज किसी को तकलीफ नहीं है। सबसे पहले हमने अध्यापकों के ऊपर 80,000 अध्यापक है, उनकी स्थानांतरण नीति लागू की। उसमें से 95%, 95% अध्यापक ये प्रसन्न हुए कि हाँ हमको जो स्थान चाहिए था उनको मिल गया। 95%। आज कोई मास्टर किसी नेता के पास नहीं आता कि मेरी बदली करा दो। और अब तो हमने लगभग 80% क्लास 3 और 4 उनकी नौकरियां तो सबकी ऑनलाइन होती हैं। क्लास 1 वो हमें देख के लगाने पड़ते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, वो वैसे भी थोड़े होते हैं संख्या में। अब ये पॉलिसी डीसी एसपी पर लागू नहीं हो सकती, ये एसडीएम और तहसीलदार पर लागू नहीं हो सकती। उनको देखना पड़ता है कौन आदमी कैसा है, उसको कहां भेजेंगे तो ठीक काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि गड़बड़े बहुत हैं वहां भी। उन गड़बड़ों को ठीक करने के लिए हमने एक और बात कही थी, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे। अब लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार अब होता है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार खत्म 0 तो कभी हुआ नहीं है। टॉलरेंस हमारी 0 है, लेकिन 0 भ्रष्टाचार हो जाएगा ये हमने कभी नहीं कहा। भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन पहले में और अब में अंतर कितना है। अंतर यह है, पहले भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कह के उजागर करता ही नहीं था। क्यों? उजागर करने वाले भी भ्रष्टाचार ही करते थे,
नीचे भी भ्रष्टाचार, ऊपर भी भ्रष्टाचार, उजागर कौन करेगा? एक कहावत होती है ना, वो चोर चोर, जोर से बोलो, ये सब चलता था, यही चलता था। लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी सरकार का कोई व्यक्ति ना भ्रष्टाचार किया है ना करेगा, करेगा तो उसी दिन फ्री हो जाएगा, उसी दिन बाहर हो जाएगा। इसलिए आज हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में हमको कामयाबी मिल रही है। हमारा वैसा नहीं है कि कोई बुराई को देखो और उसको कालीन के नीचे, दरी के नीचे दबा दो ताकि कोई देखे नहीं। हम जो गंदगी है उसको उभारते हैं, गंदगी को निकालते हैं, उसको दूर करते हैं। शरीर में अगर फोड़ा हो जाए और ठीक ना हो तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको दबा के रखेंगे तो शरीर को खत्म करेगा। ये भ्रष्टाचार रूपी ये जो कैंसर है, इसको दूर करने के लिए किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी, चढ़ा देंगे। हमने HCS, IAS, IPS इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और जिनकी चार्जशीट रूल 7 में थी उन सबको कहा कि फील्ड में मत रखो, इनको चंडीगढ़ बैठाओ, जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता तब तक हम फील्ड में नहीं भेजेंगे। और ऐसे 21 लोग थे जिनको फील्ड से निकाल के चंडीगढ़ बैठा दिया। पहले जो फाइलें रोक लेते थे कि कहीं कोई फैसला ना हो जाए, आज वही लगे हुए हैं जल्दी फैसला करो, जल्दी फैसला करो, और उसमें से आधे फैसला करा के फील्ड में आ चुके हैं। तो बहुत खेल चलते हैं भ्रष्टाचार को करने वाले, एक एक करके। अब हम सिस्टम बना रहे हैं, ऊपर से नीचे सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। अब आपको किसी क्लर्क के पास हर काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको जो सूचना मिलेगी कि कंप्यूटर पर बैठ करके अपने आप कर लो, नहीं तो जगह जगह हमने अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, CSCs हर गांव में, जिसको हम साझा सेवा केंद्र कहते हैं, अटल सेवा केंद्र कहते हैं, वहां सब जाकर के सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। कोई आपको सर्टिफिकेट मिलना वो आपको मिल जाएगा, फार्म भरना वो आपको वहां मिल जाएगा। आपको किसानों को फर्द लेनी है अपनी, तो फर्द वहां मिल जाएगी। अब आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए थोड़ी जानकारियां लेनी पड़ती हैं, थोड़ा समझ करना पड़ती है। फसल हम बोते हैं, फसल की सारी जानकारी आप उसमें डाल दो। बहुत जल्दी अगले हफ्ते हम उस पोर्टल पर एक और बात जोड़ने जा रहे हैं। एक तकलीफ किसानों को होती है कि जब खराबा हो जाता है, ओला पड़ गया, कोई नुकसान हो गया, उसके मुआवजे के लिए पटवारी की गिरदावरी। और वो पता हमें पटवारी गिरदावरियां गलत भी खूब करते हैं। अभी केस एक फतेहाबाद में FIR हुई है कि जिस पटवारी को पैसे दे दिए उसने तो खराबा ठीक दिखा दिया, और पैसे नहीं दिए तो उसने खराबा उसका कम दिखा दिया, और उसका मुआवजा उसको मिला नहीं, कम मिला। हमने कहा कि अब पोर्टल पर जब भी किसी का नुकसान होगा तो वो जा करके अपने आप चढ़ा देगा कि मेरा ये खराबा है और मेरे खराबे को आप चेक कर लो। जिस दिन वो चढ़ाएगा, बरसात होने के या ओला पड़ने के खराबे के बाद, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसकी गिरदावरी हो जाएगी, ताकि ठीक को ठीक, गलत को गलत हम कह सकें। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसे बहुत हमने काम किए मित्रों। अब सारे काम गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप भी शाम को 5:30-6 बजे से यहां बैठे हैं। बहुत लोगों को जाने की थोड़ा सा जल्दी भी हो गई है। तो मैं तो इतना ही है कि हमने सब चीजों पर, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5S मैं कहता हूं, इन 5S पर हमने काम किया है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हमने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। उसके अंदर हम अच्छी शिक्षा देने के लिए उन स्कूलों को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा अच्छी, ऐसा लोग कहते हैं, हम उन स्कूलों में प्राइवेट से भी बढ़िया शिक्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही डिजिटलाइजेशन, ये जो हमारी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। जैसा अभी बताया अभी अरविंद शर्मा जी ने कि कल 5 मई को हम हरियाणा के 5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट देने वाले हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी। 5 लाख विद्यार्थियों को कल देने वाले हैं। और हरियाणा देश का पहला राज्य है कि इतने बच्चों को एक साथ हम टेबलेट देंगे। यानी कंप्यूटर हमने तो तब सीखा जब उम्र मेरी 43 साल की थी, मोबाइल तब देखा जब उम्र 50 साल की हो गई। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तो 10 साल का बच्चा, उसको भी कंप्यूटर आता है, उसको मोबाइल आता है, सब कुछ आता है, वो ऐप भी बना लेता है। तो इस जमाने के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। इन बच्चों की पढ़ाई उसी में सुधरेगी और ये बच्चे अपने गांव से उठ करके न केवल जिला, न केवल प्रदेश, देश, दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा काम शिक्षा में हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य,
हर किसी के परिवार का 5 लाख का बीमा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाते किया है। 15.5 लाख परिवार हमारे उस योजना में आए थे, केंद्र की योजना में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, बहुत लोग अभी भी गरीब बच गए हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए साल से कम है, अर्थात 15,000 रुपए महीना। ऐसे सब परिवारों को हम जोड़ रहे हैं। ये संख्या बढ़कर के 28 लाख हो जाएगी। हम 12.5 लाख और लोग इसमें जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार सुरक्षा में पुलिस को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे संख्या बढ़ाई जाए, और उसमें भी खास करके महिलाओं की संख्या। जो हम आए उस समय 7% संख्या महिलाओं की थी, अब 10% हो गई है। हमारा टारगेट है कि महिलाओं की संख्या 15% जरूर हो जाए, ताकि महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए महिला थाने ये हमने बनाए। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। दुर्गा शक्ति ऐप बनाया, दुर्गा शक्ति वाहिनी बनाई, तो सुरक्षा के क्षेत्र में आज हरियाणा तुलनात्मक बाकी प्रदेशों के अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। आज जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करना चाहता है, नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, देश और दुनिया का व्यक्ति हरियाणा को सबसे सुरक्षित स्थान मानता है, सबसे सुरक्षित स्थान मानता है। तो इंडस्ट्री ज्यादा आएगी, रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने हरियाणा के युवाओं को 75% के आरक्षण के साथ इंडस्ट्री को कहा कि अब नई भर्ती जो करोगे उसमें 75% युवक ये हमारे हरियाणा के होंगे। आखिर इस पर बहुत विरोध हुआ। कई लोगों ने कहा, हमने कहा कि नहीं, हमारे यहां तो या तो टैक्स की बचत होती है या फिर रोजगार मिलना चाहिए। टैक्स जो है इंडस्ट्री को देती नहीं है। अब तो SGST आ गया, GST वही है जहां खपत होती है, इंडस्ट्री का टैक्स नहीं आता। अब तो केवल इंडस्ट्री का, उद्योग का फायदा हमें यही है कि रोजगार ज्यादा हमारा मिले। तो रोजगार के नाते हम स्वावलंबन की बात भी, नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कह रहे हैं। जिन परिवारों की आय 1,80,000 से नीचे है, हमने उनकी पहचान कर ली है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। ऐसे हर परिवार को, एक आदमी को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए हैं, और रोजगार मेलों के नाते अब उनको सबको सहायता दी जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए यहां भी हमने 10 नौजवान बुलाए हैं कि बैंकों से जिनका रोजगार का तय हो गया है, उनका जो नाम तय हुए हैं और उनको लोन मिल रहे हैं, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 80,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख। ऐसे सब जिलों के अंदर लगभग 40,000 लोगों को हमने इस सुरक्षा, ये जो सुविधा है, ये प्रदान करा दी है। रोहतक में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में हुए हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर 10 लोग यहाँ मुझे पता है बुलाए गए हैं। ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, 10 लोग जरा बुलाओ जो आए हैं, यहाँ आ जाओ। चलिए वहीं हाथ वहीं खड़े कर दो अपने 10 लोग, अपना जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। ये सामने दिखा दो जरा, सबको दिखा दो सबको। हाँ, कितने पैसे का तुम्हें लोन मिला? बोलो, कितने पैसे का लोन मिला? ये तो BPL कार्ड वाले भेजे भाई, BPL कार्ड। ये भी बता देता हूं आपको मैं। अब जो पीले BPL कार्ड हैं वो भी, ठीक है, पहले BPL बता देता हूं मैं। रुको। BPL कार्ड, ये भी पहले क्या होता था, धक्के खाते थे लोग, और धक्के खाने के बाद भी उनका पीला कार्ड बनता नहीं था। हमने कहा नहीं, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, हमने वेरीफाई कर लिया है, उनको घर बैठे कार्ड मिलेगा। अब धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं इस कार्ड को लेने के लिए जाना पड़ा, कहीं नहीं ना, अपने आप बन के आ गया। ऐसे हजारों लोग, हमने लगभग 23,000 कार्ड ये नए बनाए हैं, और 1 लाख लोगों के कार्ड ये बनने हैं। ऐसे परिवारों को कार्ड अपने आप मिलेगा। चलिए, ऐसे ही जो दूसरा ग्रुप में बता रहा था, अंत्योदय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये रुक जाओ बैंक वाले, अंत्योदय वाले, ये कौन सी? तो रुको ना। हाँ, इन सबके परिवार को अपना काम करने के लिए मैंने पैसे दिलाए हैं। कितना लोन मिला तुम्हें? 2 लाख रुपया। क्या करेंगे? हैं? ब्यूटी पार्लर की दुकान करेंगे। आपको कितना मिला है? 1,60,000। क्या करेंगे? भैंस खरीदेंगे, 2 भैंस आ जाएंगी। अभी किसी को भैंस है, कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान बना रहा है, कोई अपने पहले काम को बढ़ा रहा है।
ऐसे लगभग 40,000 लोगों को हम लोन की व्यवस्था कराई है। ये भी हमारा टारगेट 1 लाख परिवारों का है। घर बैठे लोगों को बुलाएंगे कि आओ, आपको काम की जरूरत